कहा जा रहा है कि साहब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। जम्मू कश्मीर में भी पहले की चुनी हुई सरकारों ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके कानून बना करके भारत सरकार से झूठ बोला, पैसा लिया और बाद में मुकर गए। वो काम हम नहीं कर सकते। और जो फैसला किया गया सोच समझ करके विवेकपूर्ण ढंग से, जिसमें जम्मू कश्मीर के व्यापारियों नागरिकों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। जम्मू और कश्मीर के शहरी क्षेत्र में रहने वाले कुल घरों की संख्या अगर हम देखें तो 5,20,000 घर हैं। जम्मू शहर हो, श्रीनगर शहर हो, उसमें से 2,06,000 घर ऐसे हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है, कोई कर नहीं है। 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं है। अब इसकी तुलना अगर मैं देश के बाकी शहरों से करता तो इसका 1/10 है, 10वां हिस्से से भी कम। मैं जानता हूं कि आपको दिक्कत नहीं है, सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ खास लोगों को है, जिन लोगों ने लंबे समय से यहाँ के कानून का दुरुपयोग करके आवाम की भावनाओं को भड़काकर अपने आने वाली 5 पीढ़ियों के लिए संपत्ति जमा की है। परेशानी उनकी है। कुछ लोग जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जो इस मानसिकता में जीते हैं कि भारत को हम टैक्स क्यों देंगे, लेकिन ये मानसिकता कि हम भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देंगे, इस मानसिकता के आधार पर कुछ लोग यहाँ जीते हैं और वो लोगों को गुमराह करते हैं। ये मानसिकता बड़ी खतरनाक है, उस षड्यंत्र में फंसने की जरूरत नहीं है। पिछले 4 वर्षों में भारत सरकार से 20,000 करोड़ रुपया कर्जा लेकर के यहाँ के लोगों को बिजली दी गई है। अब बिजली का भुगतान, बिल का भुगतान नहीं करेंगे, इसमें कौन सी इज्जत है। और मैं टीवी देख रहा था, एक बड़े सम्मानित पढ़े लिखे सज्जन बोल रहे थे कि साहब बोझा डाल दिया गया है प्रॉपर्टी टैक्स का, कोविड से अभी इकोनॉमी उभरी नहीं थी। पूरे कोविड के दौरान देश के केवल 4 ही राज्य ऐसे थे, जम्मू कश्मीर यूटी है, जिनमें निगेटिव ग्रोथ नहीं थी। जम्मू कश्मीर की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ कोविड के दौरान भी पॉजिटिव रही है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आजकल एक कोशिश चल रही है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के, संपत्ति कर को लेकर के, और कहा जा रहा है कि साहब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, देश का कोई राज्य, कोई संघ शासित प्रदेश, कोई शहर ऐसा है जहां ये नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी पहले की चुनी हुई सरकारों ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके कानून बना करके भारत सरकार से झूठ बोला, पैसा लिया और बाद में मुकर गए। वो काम हम नहीं कर सकते। और जो फैसला किया गया सोच समझ करके विवेकपूर्ण ढंग से, जिसमें जम्मू कश्मीर के व्यापारियों नागरिकों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर के शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, कुल घरों की संख्या अगर हम देखें तो 5,20,000 घर हैं। जम्मू शहर हो, श्रीनगर शहर हो, उधमपुर हो, कठुआ हो, अनंतनाग हो, बारामूला हो, कटरा हो, जितने शहर, उसमें से 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1,000 वर्ग फीट, मतलब लेस देन 1,000 स्क्वायर फीट, उन पर कोई टैक्स नहीं है, कोई कर नहीं है। अगर परसेंटेज आप निकालिए तो 5,20,000, 2,06,000 पर कोई टैक्स नहीं, तो 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं। अब दूसरा आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, 2,03,600 ये ऐसे घर हैं जो 1,000 से 1,500 स्क्वायर फीट के हैं, लेस देन 1,500 स्क्वायर फीट, और इनको 1 साल में जो अधिकतम टैक्स देना है वो 1,000 रुपया है पूरे वर्ष भर में। और वो भी 1,000 किसको देना है, जो जम्मू में रहता है या श्रीनगर में। और जम्मू श्रीनगर में रहने वाले हर व्यक्ति को नहीं, कुछ खास इलाके में उसका विवरण आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। मेरे पास समय नहीं कि मैं एक मोहल्ले का गांधीनगर में कितना लगेगा ये बताऊं, ये मेरे पास समय नहीं। 2,03,600 में भी 80% लोग जो जम्मू और श्रीनगर के बाकी 75% लोग बाकी शहरों में रहते हैं,
उनको मैक्सिमम अधिकतम 600-700 रुपए देने। अब इसकी तुलना अगर मैं देश के बाकी शहरों से करता हूं, मैं तुलना दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ से नहीं कर रहा, मैं तुलना कर रहा हूं हिमाचल के शिमला से, मैं तुलना कर रहा हूं अंबाला से, मैं तुलना कर रहा हूं देहरादून से, तो इसका 1/10 है, 10वां हिस्से से भी कम। बाकी जो बड़े लोग हैं उनके घर हैं, और मैं समझता हूं कि समाज के गरीब लोगों की सहायता करना आप करते हैं, और इसी टैक्स से सरकार चलती है, इसी टैक्स से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। आज 1 लाख करोड़ रुपए की हाईवे और टनल की प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रही है, 1 लाख करोड़ की। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि मार्च में या अप्रैल में मल्टी मॉडल टर्मिनल का शुभारंभ हम सब करने जा रहे हैं। अनेक इस तरह के काम हो रहे हैं। अगर मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, हेल्थ पैरामीटर्स में देखिए तो जम्मू कश्मीर आज देश के किसी भी विकसित राज्य से आगे है, जो भी पैरामीटर्स है। और हेल्थ का जो हमारा बजट है पर कैपिटा अगर हम विचार करेंगे तो देश के विकसित राज्यों से ज्यादा हम खर्च करते हैं। हर नागरिक को 5 लाख रुपए का एक सुरक्षा कवच हेल्थ कवर के रूप में दिया हुआ है, चाहे वो धनी है चाहे गरीब है। देश में ये योजना लागू करने वाले हम पहले जम्मू कश्मीर के लोग थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस के कारण ये योजना यहां हम लागू कर सके। अनेक इस तरह के काम किए जा रहे हैं। अब मैं व्यावसायिक भवनों की बात करता हूं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज की। कुल संख्या 1,01,000 है शहरी क्षेत्र में जो व्यावसायिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। उसमें 46,000 से थोड़े ज्यादा ऐसे हैं जिनको वर्ष भर में अधिकतम 600-700 रुपए से कम देना है, और लगभग 30,700 ऐसे हैं जिनको एक साल में 2,000 से कम देना है, और 2,000 जम्मू श्रीनगर वालों को देना है, बाकी को थोड़ा उससे कम ही देना है। अब कल्पना कीजिए, रेहड़ी वाले से राहुल यादव यहां हमारे कमिश्नर बैठे हैं, वर्ष भर में 5,000 रुपया लेते हैं। अब रेहड़ी वाला जो सब्जी बेचता है वो 4,000 देगा वर्ष भर में, और हम 700 रुपया देने में हमको दिक्कत हो रही है। मैं जानता हूं कि आपको दिक्कत नहीं है, सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ खास लोगों को है, जिन लोगों ने लंबे समय से यहां के कानून का दुरुपयोग करके आवाम की भावनाओं को भड़काकर अपने आने वाली 5 पीढ़ियों के लिए संपत्ति जमा की है। परेशानी उनकी है, और एक दूसरी मानसिकता की भी दिक्कत है। कुछ लोग जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जो इस मानसिकता में जीते हैं कि भारत को हम टैक्स क्यों देंगे। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, आपका कोई सुझाव है, मैं खुले दिल से आपके सुझाव का स्वागत करता हूं। अभी भी आपको लगता है कि इसमें और कोई बेहतर रास्ता बनाया जा सकता है, परिवर्तन के लिए हम तैयार हैं। प्रशासन किसी भी सामान्य व्यापारी, सामान्य नागरिक की बात सुनने को तैयार है, लेकिन ये मानसिकता कि हम भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देंगे, इस मानसिकता के आधार पर कुछ लोग यहां जीते हैं और वो लोगों को गुमराह करते हैं। ये मानसिकता बड़ी खतरनाक है, उस षड्यंत्र में फंसने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं। पर्दे के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरा खेल खेलना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर यहां हैं, डीसी हैं, आप जो भी चर्चा चाहें, जो भी सुझाव देना चाहें, आप इन्हें निश्चित रूप से सुझाव दीजिए। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से भरोसा देता हूं कि अगर वो वाजिब होगा तो यकीन मानिए उसे मान लिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर का विकास होगा कैसे? बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर, गर्मियों में क्या हालत होती थी, पिछले 2.5 वर्षों में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी हमने काफी मात्रा में बढ़ाई है। एक भ्रम पूरे देश में फैलाया गया कि हमारी उत्पादन क्षमता बड़ी है। 3450 मेगावाट बिजली का उत्पादन हम करते हैं, और आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, इसमें से 7 महीने अधिकतम 300 मेगावाट ही उत्पादन है जम्मू कश्मीर का। देश के बाकी राज्यों से बिजली न ली जाए तो यहां 5 घंटे बिजली नहीं दी जा सकती है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं,
पिछले 4 वर्षों में भारत सरकार से 20,000 करोड़ रुपया कर्जा लेकर के यहां के लोगों को बिजली दी गई है। अब बिजली का भुगतान, बिल का भुगतान नहीं करेंगे, इसमें कौन सी इज्जत है? अब ये व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि इन प्रश्नों पर भी, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, इन प्रश्नों पर भी विचार करने की जरूरत है। और 900 करोड़ 800-900 करोड़ रुपए हर साल हम अपने बजट से अर्बन लोकल बॉडीज को देते हैं। आप देश के अनेक शहरों में जाते हैं, मैं बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अहमदाबाद के बारे में आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, आपका सीधा व्यापार से वास्ता है। अब रोज लोग आएंगे कि हमारे मोहल्ले की सड़क ठीक नहीं है, सीवरेज सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, हमारी सुविधाएं और बेहतर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन सर्विसेज के लिए, अच्छी सर्विसेज के लिए थोड़ा शुल्क देना, मैं समझता हूं कि ये सामान्य नागरिक को ये भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस विषय पर आप विचार करिए, जो भ्रांति है हमारी मदद करिए, लोगों को भी ये बात बताइए। और मैंने जैसा पहले कहा कि आपको लगता है कि इसमें कोई और बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है, आप सुझाव दीजिए, हम आपको भरोसा देते हैं कि आपके उचित सुझाव को जरूर हम मानेंगे, जरूर लागू करेंगे। कल मैं टीवी देख रहा था, एक बड़े सम्मानित पढ़े लिखे सज्जन बोल रहे थे कि साहब बोझा डाल दिया गया है प्रॉपर्टी टैक्स का, कोविड से अभी इकोनॉमी उभरी नहीं थी। मैं दूसरा तथ्य बताना चाहता हूं, पूरे कोविड के दौरान देश के केवल 4 ही राज्य ऐसे थे, जम्मू कश्मीर यूटी है, जिनमें निगेटिव ग्रोथ नहीं थी। जम्मू कश्मीर की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ कोविड के दौरान भी पॉजिटिव रही है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, स्थितियां बदल रही हैं। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि तकलीफ होती है कभी कभी, हर सवाल पर विरोध करना, विरोध के लिए विरोध करना, ये कुछ लोगों का स्वभाव है। लेकिन सामान्य नागरिक के लिए मैं आज भी कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं बार बार, कोई उसकी तकलीफ है, कोई वाजिब बात है, जरूर कहिए, उसकी जरूर सुनवाई होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पारदर्शी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में चले, और काफी हद तक हमें सफलता मिली है। 5 लाख सरकारी कर्मचारी, 1 करोड़ 30 लाख आबादी पर। महाराष्ट्र की आबादी 10 गुनी बड़ी है, वहां भी 5 लाख ही सरकारी कर्मचारी है। बगल के प्रदेश में 4-4 महीने पंजाब में वेतन नहीं मिल रहा है अध्यापकों को, और 20-25% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना दफ्तर ही अभी तक नहीं देखा था। अब सुबह भी दफ्तर जाना पड़ता है, शाम को भी उनकी तस्वीर खींची जाती है। ऐसे लोगों को परेशानी हुई है, और ये वही लोग हैं जो किसी परीक्षा को पास करके नौकरी नहीं पाए थे, कुछ लोगों के चहेते थे, इसलिए इन्हें सरकारी नौकरी दी गई थी। जिस भी गलत आदमी का नाम आप जानते हैं, जिसने हमारे देश की एकता अखंडता को खतरे में डाला है, उसके परिवार का कोई न कोई एक सदस्य जम्मू कश्मीर प्रशासन में है। समझौतों के आधार पर ऐसी नौकरियां दी गई। 47 लोगों को निकाला गया, आगे और निकाला जाएगा। और इसलिए मैं आपसे, खास तौर से आप विशिष्ट लोग हैं, अब ये समय आत्मचिंतन का समय है। व्यापार संगठन है, उद्योग संगठन है, इंडस्ट्रियल स्कीम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है, मैं जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूं कि देश के किसी भी दूसरे राज्य से बेहतर स्कीम बनी। कुछ दिक्कतें यहां थीं, अभी भी हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही। लैंड बैंक हमारे पास कम था, इस अभियान में काफी जमीन मिली है, और रसूखदार लोगों की जमीन मिली, और उस जमीन का उपयोग हम इंडस्ट्री के लिए भी करने वाले, खेल कूद के मैदान के लिए भी करने वाले, जगह जगह स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के लिए भी करने वाले। तो ये जो परंपरागत व्यवस्था रही है, मुझे लगता है कि इस पर हमें विचार करना चाहिए कि एक नई व्यवस्था में हम चले। ऑनलाइन सर्विसेज अधिकतम हम करते जा रहे हैं, और केवल यही नहीं, 32-33 सर्विसेज जिससे सामान्य आदमी का वास्ता है, 90% लोगों का वास्ता है, उसको ऑटो अपील मोड में हम 3 सर्विसेज हो गई हैं। आने वाले 2-3 महीनों के अंदर बाकी ये 32-33 सर्विसेज ऑटो अपील मोड में हो जाएंगे।